तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और 1947 अधिनियम, जो ग्राम पंचायती राज अधिनियम 1947 है, उसको पिछली दो क्लासेस में हम वर्ष 2000 तक कवर कर चुके थे। जो 2000 तक संशोधन हुए हैं वर्ष 1947 से लेकर के अभी हम 2001, 2004 और 2007 के संशोधनों को और देख लेंगे तीसरे पार्ट में। ये पार्ट छोटा सा है, तो इसके संशोधनों को ख़त्म करने के बाद हम अगली क्लास पे आ, स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी आज हम 2001 से शुरू करेंगे संशोधनों को। और इनमें है जो 2007 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2007 पे ही उप प्रधान का पद समाप्त किया गया था। तो वहाँ पर काफ़ी सारे प्रावधान हटाए गए थे ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 से। ठीक है, तो 2007 के जो जितने भी संशोधन हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और जो 2001 और 2004 में संशोधन है वो एक या दो दो संशोधन हुए हैं। तो इन पे भी थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि जो संशोधन हुए हैं मेन संशोधन हुए हैं एक्ट के अंतर्गत। तो देखते हैं हम सबसे पहले 2001 में जो संशोधन किए गए थे एक्ट के अंतर्गत, इसमें क्या किया गया था कि जो धारा 12 बी थी, जिसमें ग्राम पंचायत की मीटिंग्स के बारे में लिखा हुआ है। इसको पता है कि ये जो धारा है, धारा 12 बी, इसको प्रतिस्थापित किया गया था 1994 संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये पिछली क्लास में बताया भी है। तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी वो पिछली क्लास देख लें, तभी ये क्लास समझ में आएगी। तो 1994 में इस धारा को प्रतिस्थापित किया गया था, यानी कि इंसर्ट करवाया गया था। इसमें मीटिंग्स के बारे में बताया गया है कि ग्राम पंचायत की कितनी मीटिंग्स होंगी, कैसे कैसे मीटिंग्स होंगी, कितना गैप हो सकता है दो मीटिंग्स के बीच में। तो यहाँ पर जो ये धारा तो प्रतिस्थापित कर दी गई थी 1994 में, लेकिन इसके जो मेन फैक्ट हैं, जैसे ग्राम पंचायत की साधारण बैठक महीने में कम से कम एक बार और दो मीटिंग्स में मैक्सिमम डिफरेंस 59 डेज का, ये दोनों ही जो टर्म है ना, ये जोड़े गए थे एक्ट नंबर 24 ऑफ 2001, यानी 2001 में संशोधन किया गया था। और उसके तहत ये दोनों ही फैक्ट जोड़े गए थे इस एक्ट में कि महीने में कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए। और यदि बोले कि मीटिंग्स ऑफ ग्राम पंचायत, ये जो धारा है 12 बी, ये कब इंसर्ट की गई थी, तो ये की गई थी 1994 में। ठीक है, आगे देखेंगे हम 2001 में ही धारा 14 में कुछ संशोधन किए गए थे। जैसे प्रधान और उप प्रधान को हटाए जाने वाले प्रावधान थे, जो इसमें एक साथ थे पहले ये प्रावधान, प्रधान और उप प्रधान को हटाए जाने वाले। लेकिन अभी क्या है कि अभी सिर्फ आपको प्रधान को हटाए जाने वाले प्रावधान ही धारा 14 के अंतर्गत मिलते हैं। ये जो उप प्रधान है, उप प्रधान के प्रावधानों को हटा दिया गया था इस धारा से। ठीक है, इसके लिए अलग धारा बनाई गई थी, धारा 14 बी। इसमें अलग से प्रावधान बनाए गए थे। ठीक है, उप प्रधान को हटाने के लिए धारा 14 बी में। लेकिन फिर क्या हुआ, 2007 में जब उप प्रधान का पद ही समाप्त हो गया, तो 2007 में एक्ट नंबर 44 के द्वारा इन प्रावधानों को भी हटा दिया गया, यानी ये धारा भी हटा दी गई जो धारा 14 बी 2001 में जोड़ी गई थी। आगे देखेंगे वर्ष 2004 में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। तो वर्ष 2004 में एक मेन यहाँ पर परिभाषा जोड़ी गई थी धारा 2 ई के अंतर्गत, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की। ठीक है, जिसे इलेक्टोरल ऑफिसर बोलते हैं, इसकी परिभाषा का प्रवेश करवाया गया था। और इसमें कहा गया था कि राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रत्येक जिले में नाम निर्देशित किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक जिले में एक नाम निर्देशित किया जाएगा, किसके द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। लेकिन परामर्श लेना होगा उसे राज्य सरकार से, ये परिभाषा में लिखा हुआ है धारा 2 ई। और इसे स्थापित किया गया था 2004 में। ठीक है, 2004 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की परिभाषा दी गई। इसके बाद धारा 2 ट्रिपल ई, ठीक है, इसमें सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की परिभाषा का प्रवेश करवाया गया था। और इसकी नियुक्ति जो की जाती है वो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा की जाती है। जो धारा 2 ई में परिभाषा दी गई है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की, वही ऑफिसर यहाँ पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति करेगा। इसकी परिभाषा का प्रवेश भी 2004 में करवाया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे धारा 9 का सब सेक्शन 8। ठीक है,
इसमें क्या चेंजेस हुए थे कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह अधिकार प्रदान किया गया था वर्ष 2004 में कि किसी आवेदन पत्र पर प्रतिक्रिया करते हुए वह निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि में सुधार या उसको निष्कासित कर सकता है। तो निर्वाचक नामावली में सुधार करना है, यदि आप एप्लीकेशन डालते हैं सुधार के लिए या नाम हटाने के लिए, तो उस पर प्रतिक्रिया कौन करता है? निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। पहले 2004 से पहले यह अधिकार सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग को था कि वही ये काम कर सकता था, लेकिन 2004 में डेलीगेशन ऑफ पावर हुआ और डेलीगेशन ऑफ पावर के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पावर्स को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को हस्तांतरित कर दिया। यानी कि अब काम ये जिले के अंदर ये काम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक के द्वारा किया जाता था और ये स्वेच्छा से भी इस पर प्रतिक्रिया कर सकते थे। इन्हें लगता है कि कोई नाम गलत है तो इस स्वेच्छा से भी उस नाम में सुधार कर सकते थे, उसको हटा सकते थे। कोई नाम जोड़ना है तो उस नाम को जोड़ सकते थे। ठीक है, ये अधिकार इससे पहले सीधे राज्य निर्वाचन आयोग को था। तो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग शब्द था इस धारा में पहले, और फिर राज्य निर्वाचन आयोग की जगह इसको हटाकर ये शब्द रखा गया निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वर्ष 2004 में। आगे देखेंगे वर्ष 2007 में किए गए प्रमुख संशोधन कौन कौन से थे। तो वर्ष 2007 में हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 44 यानी 2007 का ये अधिनियम संख्या 44 था। इसके द्वारा उप प्रधान के पद को हटा दिया गया था। तो पूरे एक्ट में जहाँ जहाँ भी उप प्रधान शब्द था वो सभी जगह से हटा दिया गया था उप प्रधान शब्द, और उससे संबंधित प्रावधान भी हटा दिए गए थे पूरे एक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी धारा है उसमें आपको उप प्रधान से संबंधित प्रावधान है तो वहाँ पे आपको स्टार बना हुआ मिलेगा, यानी कि उसका मतलब है कि ये शब्द हटा दिया गया है, ओमिटेड कर दिया गया है, ओमिशन कर दिया गया है उस शब्द का। अब देखते हैं धारा 11A में जैसे उप प्रधान शब्द हटाया गया था, इसकी परिभाषा को नया रूप दिया गया। और जैसे यहाँ पर क्या था कि ग्राम प्रधान और उप प्रधान के बारे में बात की गई थी धारा 11A में, तो यहाँ पर सिर्फ ग्राम प्रधान को बताया गया, अब उप प्रधान का हटा दिया गया। पहले क्या था कि उप प्रधान को ग्राम पंचायत का उपाध्यक्ष बताया जाता था, लेकिन उस शब्द को हटा दिया गया 11A से। 11C में उप प्रधान का निर्वाचन और उसके कार्यकाल से संबंधित प्रावधान थे, उनको भी हटा दिया गया। आगे देखें धारा 12J। 12J में क्या है? इस धारा में प्रधान के पद की अस्थायी रिक्ति के संबंध में प्रबंध करने के प्रावधानों को नया रूप देकर प्रतिस्थापित किया गया था। यदि अस्थायी रिक्ति होती है प्रधान की ग्राम पंचायत के अंतर्गत, अस्थायी रिक्ति का मतलब क्या होता है? यदि वह किसी कारण से अनुपस्थित है, किसी बीमारी से जूझ रहा है, या कार्य करने में किसी भी तरीके से असमर्थ है, यानी वह कार्य नहीं कर सकता है, तो उस स्थिति में डीपीआरओ क्या करेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर प्रधान के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किसी भी पंचायत सदस्य को नामित कर सकता है। ठीक है, अस्थायी रिक्ति के संबंध में, ना कि स्थायी रिक्ति। स्थायी रिक्ति क्या होती है? त्याग पत्र हो गया, ठीक है, पद से निष्कासित कर दिया गया है उसको राज्य सरकार के द्वारा, तो ये होती हैं स्थायी रिक्तियाँ, या उसकी मृत्यु हो गई है, ये स्थायी रिक्तियाँ होती हैं। इस संबंध में निर्वाचन ही करवाने पड़ते हैं अगर 6 महीने से ज़्यादा का समय है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्वाचन करवाने पड़ेंगे, लेकिन ये अस्थायी रिक्तियाँ हैं, तो यहाँ पर फिर डीपीआरओ को ये अधिकार दिया गया 2007 में 12J के अंतर्गत कि वह पंचायत सदस्य में से ही किसी सदस्य को नामित कर सकता है जब तक कि प्रधान स्वस्थ न हो जाए या कार्य करने में समर्थ न हो जाए। आगे देखेंगे धारा 14B। धारा 14B में उप प्रधान को हटाए जाने संबंधित प्रावधान थे, उनको भी हटा दिया गया, क्योंकि जब उप प्रधान को पूरी तरीके से हटा दिया गया है तो अब उसके प्रावधानों को रख के क्या करना है, तो उनको भी हटा दिया गया पूरी तरीके से धारा 14B के अंतर्गत। आगे देखें धारा 28A सब सेक्शन था इसका 2। इसमें भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष प्रधान को बनाया गया एवं लेखपाल को इसका सचिव बनाया गया, और ये प्रावधान जोड़ा गया था 2007 में। 2007 में कहा गया कि भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष प्रधान होगा, ठीक है, और इसका सचिव जो है वो लेखपाल होगा। धारा 28A का सब सेक्शन 2 में ये परिवर्तन किया गया था 2007 में।
आगे देखें धारा 114। धारा 114 में कहा गया है, यदि प्रधान का पद मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण पद रिक्त है और पुनर्निर्वाचन में 6 माह से कम समय है तो उस रिक्ति को नहीं भरा जाएगा। ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन विहित प्राधिकारी प्रधान के निर्वाचित होने तक कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रबंध कर सकता है जैसा वह उचित समझे। यहाँ पर यह प्रावधान बताया गया कि यदि 6 माह से कम समय है तो उस स्थिति में प्रधान का पुनर्निर्वाचन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 6 माह से अधिक में ही नियम है कि पुनर्निर्वाचन होगा। लेकिन यदि 4 माह का या 3 माह का कुछ भी समय शेष है तो उस समय प्रधान के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो उस स्थिति में जो भी विहित प्राधिकारी होगा उसको यह अधिकार है कि वो इस संबंध में प्रबंध कर सकता है और जैसा वह उचित समझे, चाहे तो नाम निर्देशित कर दे किसी को, चाहे तो ऐसे ही चलने दें, मतलब कोई बिना प्रधान के ही चले पंचायत, तो वो उसके ऊपर रहता है विहित प्राधिकारी जो भी होता है वो क्या चाहता है। आगे देखें, वर्ष 1994 एवं उसके बाद से जो भी संशोधन किए गए हैं, कितने संशोधन हुए हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूपी पंचायती राज वेबसाइट में ऑफिशियली दिया हुआ है, तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि 1994 से पहले संशोधनों का जिक्र नहीं है वेबसाइट पर, लेकिन 1994 में उससे बाद के जो संशोधन किए गए उनका जिक्र अलग से किया गया है वेबसाइट में। तो यहाँ पर इनको भी देख लेते हैं कि 1994 में देखिए 2 बार संशोधन हुए थे, एक्ट नंबर 9 के तहत और एक्ट नंबर 12 के तहत। 1995 में भी 2 बार संशोधन हुए, एक्ट नंबर 21 के तहत और एक्ट नंबर 29 के तहत। 1998 में एक्ट नंबर 21 के तहत एक बार संशोधन हुआ। 1999 में एक्ट नंबर 27, एक्ट नंबर 33 के तहत 2 बार संशोधन हुए हैं और वर्ष 2000 में केवल एक प्रावधान में बदलाव किया गया था, ठीक है। इसमें ये बदलाव किया गया था कि जो राज्य सरकार है वो राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से डेट तय करेगी किसी भी निर्वाचन की, जो पंचायत सदस्य या पंचायतों के निर्वाचन है उनकी डेट राज्य सरकार तय करेगी, राज्य सरकार जारी करेगी राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से। लेकिन इसके लिए कोई एक्ट नहीं बनाया गया था, इसके लिए एक नोटिफिकेशन डाल दिया गया था और उस नोटिफिकेशन के द्वारा ही इस जो नियम को है वो प्रवेश करवाया गया था एक्ट के अंतर्गत। तो इसके लिए कोई अलग से एक्ट नहीं था। वर्ष 2001 में 2 एक्ट के द्वारा संशोधन किए गए, एक्ट नंबर 22 और एक्ट नंबर 24। 2004 में देखें तो 2004 में एक्ट नंबर 12 के द्वारा एक बार संशोधन किया गया और 2007 में एक्ट नंबर 44 के द्वारा भी एक बार संशोधन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1994 के बाद कितनी बार संशोधन हुआ है, 2 बार, यहाँ पर 2 बार, एक बार यहाँ पर हुआ। ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है। पूरा संशोधन का पार्ट हमने कवर कर दिया है। यहाँ पर यूपी पंचायती राज एक्ट में जितने भी संशोधन हुए हैं 1947 से लेके और 2007 तक के, ठीक है, ये सारे संशोधन कवर हो गए हैं और इन्हीं संशोधनों को एक्ट में भी दिया गया है और इन्हीं संशोधनों के बारे में यूपी पंचायती राज वेबसाइट में भी इन्हीं संशोधनों के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये संशोधन इम्पोर्टेंट थे, इनको एक बार आप चाहें तो तीनों क्लासेस को फिर से एक बार रिवाइज कर लें, इनके नोट्स बना लें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो सके। इसके अलावा हमारे वीपीओ प्रीमियम ग्रुप से जो जुड़ना चाहते हैं वीपीओ की पूरी तैयारी करने के लिए, तो वीपीओ का डेडिकेटेड बैच है जहां पर आपको सारा कंटेंट दिया जाता है विथ योजना, ठीक है। विथ योजना आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत लगभग 300 योजना कवर की गई है, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, सारे चैप्टर्स का मटेरियल प्रोवाइड किया गया है और टॉपिक वाइज क्विज भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर टॉपिक वाइज क्विज में आपको लगभग 130 क्विजेस मिल जाएंगी, ठीक है। और ये इनमें हर क्विज में 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं, तो लगभग आपको 5000 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर कवरेज देखने को मिल जाएगी। और मॉक टेस्ट जो है वो आपको टोटल नंबर में मॉक टेस्ट आपको 28 मिल जाएंगे, जिससे हर एस्पेक्ट से सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो कंप्यूटर डेडिकेटेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं वो कंप्यूटर डेडिकेटेड बैच में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर अभी लाइव चल रहा है सब कुछ। तो रोज़ क्विज होती है, रोज़ कंटेंट दिया जाता है और यहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी फ़ीस अभी 99 रुपये है
और इस VPO ग्रुप की फ़ीस है अभी 249 रुपी। तो जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, फीस की डिटेल ले सकते हैं, जो भी समझना है कोर्स के बारे में वो समझ सकते हैं मुझसे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर अगली क्लास लेकर आएंगे। अभी बीच में कंप्यूटर्स की क्लास भी आती रहेंगी जो VPO के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आते वो कंप्यूटर की क्लासेस आते हैं, तो उनको भी एक बार देख लीजिए, आपको पसंद आती है तो वहाँ पर भी आप हमसे कंप्यूटर बैच में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।